जापान की इकोनॉमी इस समय कमजोर दौर से गुजर रही है। ऊर्जा संकट के बाद पूरा देश दबाव में है। हालात ऐसे बन गए कि प्रधानमंत्री किशिदा को इस्तीफा देना पड़ा। फिर इशिबा भी पद से हट गए। अब नई प्रधानमंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। और इस बीच ताइवान को लेकर दिया गया उनका बयान हालात को और बिगाड़ देता है। चाइना ने इसे गंभीरता से लिया और चीनी मंत्रालय ने पहली चेतावनी दी, और इसका असर जापान की अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखने लगा। बीजिंग ने जापान के खिलाफ कड़े एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए हैं। जापान को भेजे जाने वाले वे सभी सामान जिनका सैन्य इस्तेमाल संभव है रोक दिए गए हैं। डुअल यूज सामानों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह कदम सिर्फ संदेश नहीं था, बल्कि चाइना की तरफ से एक स्पष्ट दबाव रणनीति थी, जिसने जापान की इंडस्ट्री को सीधा झटका दिया। और अब जापान दबाव में है। चीन के ये प्रतिबंध करीब 800 से ज्यादा वस्तुओं को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर, मशीनरी और कई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट शामिल हैं। शिपिंग और एरोस्पेस जैसे सेक्टरों में इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल चीजें भी इसके दायरे में आ गई है। दायरा इतना बड़ा है कि चीन चाहे तो लगभग हर जरूरी इनपुट पर रोक लगा सकता है। यह वही इनपुट है जिन पर जापान की फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां चलती हैं। अगर डेटा ट्रेंड देखें तो तस्वीरें और भी साफ हो जाती है। जापान की चाइना पर निर्भरता चीन के जापान पर निर्भरता से कहीं ज्यादा है। चाइना के कुल व्यापार में जापान की हिस्सेदारी सिर्फ करीब 5% की है, जबकि जापान के लिए चाइना लगभग 20% व्यापार संभालता है। अमेरिका और जापान के वित्त मंत्रालय के सितंबर 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि यही असंतुलन जापान की कमजोरी बन रहा है। दोस्तों, जापान का चाइना पर ट्रेड डिपेंडेंस अमेरिका से भी ज्यादा है, जबकि चाइना के लिए जापान हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे कई देशों में से बस एक है। चाइना का व्यापार कई देशों में फैला हुआ है, इसीलिए उसे जापान पर निर्भरता का खतरा नहीं है। यही फर्क चाइना को जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने की ताकत देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर सख्त नियंत्रण लगा दिए हैं। यह फैसला अचानक नहीं आया। यह कदम जापानी प्रधानमंत्री के ताइवान से जुड़े बयान के ठीक बाद उठाया गया। यानी मैसेज साफ है, चाइना अब सिर्फ बयान नहीं सुन रहा, वो सीधा जवाब दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार भारी रियर अर्थ शिपमेंट पर तुरंत रोक लग चुकी है। इसका सीधा असर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर पर पड़ने वाला है। यह वही सेक्टर है जो जापान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। जापान अपनी कुल रेयर अर्थ की जरूरतों का करीब 60 से लेकर 72% चाइना से पूरा करता है। यही रेयर अर्थ ईवी, सेमीकंडक्टर, बैटरी और मिसाइल सिस्टम जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही जरूरी हैं। चाइना का कहना है कि ये पाबंदियां सिर्फ सैन्य इस्तेमाल वाले डुअल यूज सामानों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि चाइना ने लाइसेंस रिव्यू की प्रक्रिया को काफी सख्त कर दिया है, जिसकी वजह से नागरिक उद्योग भी फंसने लगे हैं। फैक्ट्रियों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, सप्लाई स्लो हो रही है और प्रोडक्शन पर अब दबाव बढ़ चुका है। यानी असर सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। रियर अर्थ की कमी का सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में दिख रहा है। जापान अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रेस में धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में BYD जैसे चाइनीज ऑटोमेकर्स तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जबकि टोयोटा और होंडा जैसी दिग्गज कंपनियां अभी दबाव में हैं। ये सिर्फ कंपनियों की लड़ाई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की जंग है। G7 देशों की तरह ही जापान भी चीनी रेयर अर्थ पर बेहद ज्यादा निर्भर है। इन मिनरल्स की माइनिंग अपने आप में मुश्किल है और इनकी रिफाइनिंग प्रक्रिया इतनी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है कि G7 देशों में नए प्लांट लगाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यही वजह है कि विकल्प होते हुए भी असल में विकल्प बहुत सीमित हैं और यहीं से भारत की एंट्री होती है। भारत इस चाइना जापान तनाव को सिर्फ संकट नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देख रहा है, खासकर रियर अर्थ और ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में। चाइना के जापान पर लगाए गए प्रतिबंध भारत के लिए खास स्पेस खोल देते हैं। IMF के अनुसार 2026 में भारत
जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और क्वाड के जरिए भारत और जापान मिलकर चाइना पर निर्भरता कम करने की रणनीति बना रहे हैं। भले ही भारत की चाइना से इंपोर्ट निर्भरता अभी करीब 24% पर है, लेकिन गलवान के बाद भारत ने संतुलन के साथ आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई है। एक तरफ सावधानी है और दूसरी तरफ मौके की पहचान, और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 2025-26 में चाइना को भारत का इंपोर्ट करीब 37% बढ़कर $12.2 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और कृषि उत्पादों की बड़ी भूमिका रही है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। जापान के लिए रियर अर्थ के वैकल्पिक स्रोत खोजने में भारत मददगार साबित हो सकता है। डीप सी माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका की तरफ से 500% तक के टैरिफ जैसे खतरे भारत के सामने ही मौजूद हैं। ऐसे में भारत को भावनाओं में नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी से खेलना होगा। चाइना +1 स्ट्रेटेजी के तहत भारत को चीन और जापान दोनों से फायदा लेना होगा। यही संतुलन आने वाले समय में भारत को सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि पूरे एशियाई सप्लाई चेन का केंद्र खिलाड़ी बना सकता है। और दोस्तों, इसी बीच साउथ कोरिया ने भी एक बड़ा दांव खेला है। साउथ कोरिया भी शांत लेकिन सोची समझी चाल चल रहा है। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बीजिंग यात्रा दौरे में साफ कहा था कि 2026 तक चाइना के साथ पूरे रिश्ते बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से हुई बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल एक्सचेंज को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। और यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब जापान पर रियर अर्थ प्रतिबंध लगे हुए हैं और साउथ कोरिया खुद भी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर काफी निर्भर है। ऐसे में कोरिया कोई टकराव नहीं चाहता, बल्कि डैमेज कंट्रोल और बैलेंस की नीति अपना रहा है। कोरिया के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ गठबंधन बनाए रखते हुए चीन को सबसे बड़ा पड़ोसी बताया है। बातचीत का फोकस यूनिफिकेशन, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर रहा। चाइना की तरफ से भी ये संकेत मिले हैं कि वह थर्ड मिसाइल विवाद को पीछे छोड़ना चाहता है और रिश्तों को एक नई दिशा देना चाहता है। यह पूरी तस्वीर साफ इशारा करती है कि पूर्वी एशिया में खेल बदल रहा है। जापान असमंजस में है, साउथ कोरिया कूटनीति के रास्ते पर निकल रहा है और भारत संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। इन तीनों की चालें मिलकर पूर्वी एशिया में ट्रेड वॉर और पावर शिफ्ट का एक नया अध्याय लिख रही हैं, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है।